एक एक इन्वेंट्री का मुझे एक चीज और देखनी थी, इन्वेंट्री की साइकिल देखनी थी मुझे पूरी। अब अच्छा चलिए उसको देखते हैं। ये जो है हाँ पहले इसको। ट्रांजैक्शन जनरल रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, इसको वो आप डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी बोल सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन जनरल रिपोर्ट भी बोलिए, कि डेली क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किसने क्या किया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं अकाउंटिंग में। ये अकाउंटिंग के हम्म। केस में कि किसने क्या ट्रांजैक्शन किया है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिए। ठीक है, सपोज दैट आज का हम्म। ट्रांजैक्शन देखना है, आप तो इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, तो आपको जितने दिन बीच के ड्यूरेशन का देखना है वो डाल दीजिए। इसको ओके के लिए तो आपको ये दिखा देगा कि क्या ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, और किसने वो किया है टीडीएस वो का। सारा। अब यहाँ पे टीडीएस जैसे कि सपोज दैट इनकमिंग पेमेंट, ठीक है, आप ये डाल दीजिए तो आपको ये बताएगा कि इनकमिंग पेमेंट कितने हैं, किसने किए हैं। यूजर वाइज भी बताएगा। देखिए मैनेजर आईडी दिखा रहा है ना, किस हाँ। तारीख को इनकमिंग पेमेंट हुआ है, किसने किया है, मैनेजर ने किया है। तो इस तरह से आपको अगर अकाउंट हेड है या सीएफओ कोई भी है तो वो देख सकता है कि अकाउंट में आज किसने क्या एंट्री करी है। हम्म। डेट वाइज इसको अकाउंटिंग के भाषा में आप डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अकाउंट वाले इसको यूज करते हैं एज ए डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। बिल्कुल। तो उनको टोटल क्लियर हो जाता है कि किसने क्या एंट्री करी है, क्या है, वो सारा चीजें पता चल अच्छा रंजीत जी, एक एक कंजम्पशन रिपोर्ट थोड़ा है समझने का है क्या इसमें कुछ? जाए। कंजम्पशन रिपोर्ट, आइटम कंजम्पशन रिपोर्ट। वो कंजम्पशन रिपोर्ट आप जब सारे मटेरियल कंज्यूम होता है ना एफडी के लिए, हाँ। तो हम उसको कंजम्पशन अकाउंट बना के कंज्यूम करते हैं, तो उस जीएल अकाउंट के हेड में सारा रिफ्लेक्ट होने लगता है कि कितना मटेरियल जो है हमने अभी तक कंज्यूम किया है। तो हम्म। वहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। अभी अगर आप हम्म। देखेंगे तो जितने भी मटेरियल आपके आरएम में जाते हैं वो डब्ल्यूआईपी में जाते हैं, बिल्कुल। और डब्ल्यूआईपी से आपका एफडी बन के आ जाता है। जब बिल्कुल। आपका कॉक्स जो निकलता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम्म। कॉक्स में क्या आ जाता है कि आपका वही आरएम मटेरियल कंज्यूम होता है। आपने देखा था, मैंने हम्म। एक फॉर्मूला बताया था कि इनिशियल इन्वेंट्री प्लस परचेज इन्वेंट्री माइनस उस एंडिंग परसेंट इन्वेंट्री। प्लस इन्वेंट्री। तो वो आपका कंज्यूम जो हो रहा है कहाँ जा रहा है, वो एफडी में कन्वर्ट हो रहा है, कॉक्स को हिट कर रहा है। तो जनरली क्या होता बिल्कुल। है, अब लोग ये करते हैं कि हमारा सारा जो आरएम है, अब कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ अदर कंपोनेंट्स है, इस सब के अलग अलग जीएल अकाउंट हेड बना देते हैं। बराबर। और उससे मैप कर देने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको हम्म। एक्चुअल पता चलता है कि किस सेक्शन में किस मटेरियल ग्रुप से कौन सा आपका कितना है सो आइटम कंज्यूम हुआ है। हम्म। तो जीएल अकाउंट हेड उसको बना के आप मेंटेन कर सकते हैं। अब रिपोर्ट वाला बराबर। कंजम्पशन रिपोर्ट जो आप बोल रहे हैं, मैंने हाँ अभी हाँ। तक तो देखा नहीं है, अगर हो सकता है होगा तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, अभी देख लेंगे उसको इन्वेंट्री में जाके। तो हाँ ये हाँ। आपका डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, इसको आप किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे इनकमिंग पेमेंट हो, चाहे इनवॉइस हो, हम्म। या जितने भी चीज़ें आप आज तक जितने भी ट्रांजेक्शन सेटल किए हैं या अकाउंटिंग में होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, हम्म। आप या तो इसके बाद या फिर सीरीज वाइज आप भी कर सकते हैं। इसमें जो भी सीरीज बने हुए हैं आप उसको सेलेक्ट करके आप हाँ। निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सीरीज में किसने क्या ट्रांजेक्शन किया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम्म। बराबर। अब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हुए। हम्म। ठीक है, तो ओके। ये रिपोर्ट है, इसमें ये सब सारा बेस का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये आपको हम्म। रिपोर्ट मिल जाएगा। हम्म। इसको क्लियर करता हूँ। नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट खोल के रखे उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हाँ, प्रोजेक्ट को एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए तो खोला है उसने। हाँ हाँ। तो हाँ कई हाँ। कई सेशन हुए ना, पहले भी सेशन में ये खोला है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। इसके वजह से वो। हम्म। जनरल ट्रांसफर बाई अमाउंट रेंज, जनरल हम्म। ट्रांजेक्शन जो होता है ना, उसको लोकेट करने के लिए कि कहाँ है तो उसको अमाउंट वाइज दिखा सकते हैं। तो ये सब, ये मेन है एजिंग वाला, और ये यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाइज लेवल इन्वेंटरी, और क्या है, सी और डी, ये
हम्म, फाइनेंस के लिए जो कोई नहीं यूज करता। यूज करते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं कि कहीं कभी नहीं करते, नहीं करते अलग सर से। सर एक क्वेश्चन, एक चीज याद आ गई मेरे को, काफी देर से मेरे माइंड में थी। जैसे मेरे ना एचआर में अलग सॉफ्टवेयर बनता है सैलरी के लिए, IHR अलग नहीं होता है वो। तो अभी मतलब मुझे ये जो एचआर की जो सैलरी का खर्चा होता होगा, जो वो सैलरी बना लेता है फिर अकाउंट्स वाले को देता होगा ना, वो इतना खर्चा हुआ है तो उस ऐप में डालता होगा कहीं पे, जेई तो डालता होगा उसको जनरल, नहीं, तो रुकिए नहीं। रुकिए, देखिए ये क्या है, फॉर्म 5 जो है आपका हम्म, क्रेडिट बिल जो है उसके लिए बनाता है, वो है देखा है, उसमें भरेंगे तो जो हाँ, निकलता है वो होता है, कुछ जस्टिफाई करने के लिए होगा, एडिटिंग उडिटिंग करने वाले आइडिया नहीं। अब देखिए, आप बोल रहे हैं ना दिलदार सिंह जी, ये हाँ जी सर। 3, 5 या 6 यूज होता होगा जीएसटी के लिए। जो आप एचआर की बात कर रहे हैं उसमें हाँ जी। कुछ कंपनियों में यूज करते हैं लोग सैप में, ठीक है। कुछ कंपनियों में क्या करते हैं अलग ही सॉफ्टवेयर एचआर के नहीं, लिए मेरे पास, बनाते हैं। हाँ मेरे पास अलग है। हाँ, तो सेपरेट जहाँ पे होता है वहाँ पे सैप में एंट्री नहीं होता, सेपरेट उसी मॉड्यूल से ही वो चलता है, एचआर से ही चलता है। ठीक है। अब कुछ कंपनी क्या करती है, जैसे कि हमारे जो अभी नए प्रोजेक्ट चली है उसमें क्या किया, सारे एम्प्लॉय को उन्होंने वेंडर कोड ओपन कराया हाँ हाँ जी, बराबर। ठीक है। हाँ हाँ। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस वेंडर हम्म, कोड के थ्रू वो कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोड बना लिया, वेंडर ने बनवाया एम्प्लॉय कोड और समझ उसके गया। थ्रू वो ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बाकी चीजें नंबर्स ऑफ डेज वर्किंग ये सब चीजें हम्म, पेमेंट्स फंड्स ये सब उसमें सैलरी देते हो उसको, ठीक है समझ गया। हाँ ये सब नहीं कर, सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस जो उसको दे रहे हैं ले रहे हैं वो चीजें हम्म, सिर्फ उसमें बुक कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो सैप में ये होता है, सैप अलग ही आपको मॉड्यूल देती है उसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, या फिर अलग से वो डालती है उसके मैं लिए। जो नहीं यूज कर रहा, मतलब मैंने आज 5 लाख रुपए सैलरी दे दी महीने में, तो मैं अकाउंट वाले को दूंगा ना, वो तभी खर्चा डालेगा अपना सैप में। हाँ, तो अकाउंट वाला वो 5 लाख रुपए डालेगा ना कि इसी से XYZ के एम्प्लॉय को मैंने इतना इतना पे किया। नहीं, वो फिर कोई ये जेई डालता होगा, मेरे केस में क्या होता जी होगा, जेई डालने के लिए जी वो वेंडर बना रखा है ना, तो या कंट्रोल कोई कोई अकाउंट हेड बना रखा होगा उसने सैलरी का, वेजिस का कोई। हाँ जीएल अकाउंट बना रखा है ना, सैलरी एंड वेजेस करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सैलरी एंड वेजेस में उसके 5 लाख आ गए बैंक से, तो डेबिट क्रेडिट कर देता होगा बस, है ना ये। 5 लाख उसके जब आ गए तो वो डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा भाई साहब, आप वेंडर अरे को ट्रांजेक्शन करेंगे ना, वेंडर को आप एम्प्लॉय को पे करेंगे ना। नहीं, बस सारे वेंडर तो बनाए नहीं है उसने, जैसे इतने एम्प्लॉय हैं तो। सारे एम्प्लॉय बना रखे हैं ना जो सैप में, वो नहीं, सारे मेरे नहीं केस में, नहीं, मैं अपने केस में कह रहा हूँ सर, मेरे केस में, मेरे केस में। एक मिनट मैं बताता हूँ। जनरली वेंडर बनाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे वालों ने नहीं बनाई, मेरे वालों में तो वेंडर नहीं बनाई, इतना मुझे पता है, अलग से सॉफ्टवेयर है जिसमें सैलरी बनती है। तो फिर वो आउट गोइंग पेमेंट से सिर्फ बुक कर देते होंगे बैंक को, हाँ, ऐसा कुछ अब करते होंगे देखिए, ना। बस। मेरे मेरे पुरानी कंपनी में दोनों केसेस थे। हम लोगों ने क्या करा था, जितने भी एम्प्लॉय थे ना, सबके हमने हाँ जी, अकाउंट खोले थे। ठीक है। ठीक है, और हमने क्या करा था, अभी नया जे जो मेरी जे कंपनी चली जे है, मेरे यहाँ पे कोड नहीं खुले हुए। नहीं, और हम लोग क्या करते थे, जेई का हम लोगों ने डीडीडब्ल्यू से फॉर्म बना दिया था। ठीक है। ऑटोमेटिकली हमने वहां पे सब कस्टम एम्प्लॉय आईडी डाल के रख दी थी, और उसका अमाउंट डाल देते डिस्ट्रीब्यूट करके, और जेई का एक अमाउंट डाल देते थे, और एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको अपलोड कर देते थे। ठीक है। तो ये एंट्री हो जाती थी। और दूसरा हमारा क्या था कि एक दूसरी कंपनी के अंदर हमारा कोई भी एम्प्लॉय कोड नहीं खुले थे। हम लोग उसको इनकमिंग हाँ आउटगोइंग पेमेंट से मेंटेन करते थे, या तो फिर जेई से मेंटेन करते थे। हाँ, बस यही होता होगा ना, मैं जेई से कन्वीन मेंटेन करते होंगे मेरे वाले। हाँ, बस। ठीक है, समझ गया, ठीक है सर। अभी जो नई कंपनी इम्प्लीमेंट हुई है ना उसमें क्या है कि सारे के एम्प्लॉय कोड खोल रखे हैं। अब उस बराबर। अच्छा एम्प्लॉय के कोड के साथ क्या है, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट मैप है, जैसे अच्छा। उसमें होता है ना हमारा सेंट्री क्रिएटर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह से उन्होंने सैलरी एंड वेजेस को उसको कंट्रोल अकाउंट को मैप कर दिया एम्प्लॉय से। वो एम्प्लॉय भी वहीं खुलेगा, वेंडर मास्टर में खुलेगा सर, वो भी बिजनेस पार्टनर भी। हाँ बिजनेस बोल रहे हो, वेंडर पार्टनर, वेंडर जो है आपका जो उसी में बिजनेस पार्टनर में वेंडर के ग्रुप में खुलेगा वो। ठीक है, समझ गया, उसने एम्प्लॉय कोड बना दिया नया सर, ठीक है। एम्प्लॉय कोड बना के नहीं, अब सैलरी जो उसमें सैलरी एंड वेजेस अकाउंट है उसको कंट्रोल अकाउंट, जैसे ही वेंडर को आपने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया आउटगोइंग पेमेंट से, वो अल्टीमेटली हिट कहाँ करेगा, उसी अकाउंट को हिट करेगा। वेज में समझ गया, ठीक है। तो उसमें बैलेंस एक्यूमुलेट होता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को आप पे करते जाइए। बस। ये हमारा समझ पेमेंट गया। आइडिया है, तो आपको जनरल एंट्री वगैरह मारने की जरूरत नहीं है उसमें, जरूरत ही नहीं है। अपने आप मेंटेन होता रहेगा।
ओके सर। अब आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में बैलेंस शीट आपको टेम्पलेट बना के उस दिन दिखाया था, जो हमने स्टैंडर्ड वाला एक फाइनेंशियल रिपोर्ट का हमने टेम्पलेट, तो इसमें पहले टेम्पलेट बनाने पर, ठीक है, टेम्पलेट बनाएंगे तो इसमें 3 सेक्शन आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी वाले आएंगे। अब जिस डेट में आपको लेनी है वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। तो आपको जब तक टेम्पलेट नहीं बनाएंगे तब तक ये ओपन होके नहीं आएगा। आपको टेम्पलेट बनानी ही बनानी है। अच्छा, इसमें बैलेंस आया नहीं, मैं देखता हूँ दूसरा वाला टेम्पलेट लेता हूँ। ये कौन सा टेम्पलेट लिया मैंने? स्टैंडर्ड वाला ही तो लेना था। अच्छा, फाइनेंशियल है, स्टैंडर्ड वाला लेना है, उसमें सेलेक्ट नहीं होगा इसलिए। अब इसमें देखते हैं, तो मैंने उस दिन दिखाया था आप लोगों को बना के, जो हमने दूसरे वाले अपने वाले डेटाबेस में बनाया था। ये देखिए, ये बैलेंस आ गया एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी का, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है? कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। अगर आपको अकाउंट हेड वाइज दिखना है तो 4th लेवल पर हमारा अकाउंट हेड बना, 4th लेवल सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, इसमें 4th पे भी नहीं, 5th पे बना हुआ है। अभी ये सब टाइटल नहीं आ रहा है, ये आएगा। ये देखिए, ये जीएल अकाउंट हेड आ गया। अब किस अकाउंट में कितने बैलेंस है ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर करके दिखाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जनरली जो होता है उसमें ये 3 सेक्शन होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी होता है। अब इसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही सेक्शन होता है जो फर्दर आगे प्रोसीड होगा। जो कंपनी की आप क्या बोलिए कि उसकी माने कि जो भी उसकी सब कुछ है बैलेंस, मतलब कि उसके पास है समथिंग, यानी कि जो है जो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। जो एक्रूअल की बात कर रहे थे हम लोग उस दिन की, जो आगे बढ़ सकता है वो यही है। इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं आता। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस किसके लिए आता है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आता है। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है या डलता है तो बैलेंस ही डलता है, कभी आता है वो किसी पार्टिकुलर